क्लास 9 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। हम लोग क्लास 8 में भी इसको पढ़े थे, है ना। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करके जो चैप्टर था वही इसमें भी यही है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो उसमें छुआछूत की करके निकल गए थे, इसमें इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा आप सबसे आग्रह है। वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है और चाहते हैं कि सारी चीज़ आपको बता भी दिया जाए। और वीडियो अगर धीरे लगे तो 1.2, 1.3, 1.5, 2 के स्पीड करके यूट्यूब में जो आप अगर देख रहे होंगे तो उसको तेज़ करके देख लीजिएगा। तो ये 5वां चैप्टर है NCERT का। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? वृक्ष, झाड़ी, वृक्ष में क्या होता है आपको ऐसे पता भी कर लेना है कि वृक्ष किसको कहते हैं, झाड़ी किसको कहते हैं, घास किसको कहते हैं। घास क्या होता है, इसमें तनाव नहीं होता, ये सीधे छोटा छोटा होता है। झाड़ी में क्या है, इसकी जो टहनियाँ हैं लगभग जमीन के पास से रहता है, छोटा छोटा झुंड के रूप में। तो चलिए अलग वीडियो में अगर संभव होगा तो वृक्ष किसको कहते हैं, झाड़ियाँ किसको कहते हैं, घास, उसको भी स्पेशल बता देंगे। आपका काम है कि आप भी इसको अपने स्तर से पता करेंगे कि वृक्ष, झाड़ी, घास में क्या फ़र्क है। पक्षियों को देख, क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं, है ना। वायु मतलब जीवित जंतुओं की कल्पना विभिन्न रूप में कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विविधता वाले 12 देश है ना, उसमें से भारत भी एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ये विविधता के मामले में जैव विविधता में कितने नंबर पर है दुनिया में, ये ध्यान रखना है। जैव विविधता के मामले में दुनिया में है 10वें नंबर पर और एशिया में है 4थे नंबर पर। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण ऐसा है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है और 6% फूल भी अपने पास है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसा कि फर्न में फूल नहीं होता, याद रखना है। बिना फूल वाला अगर कोई ऑप्शन पूछे ना सवाल किसी भी एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्न, शैवाल जिसको एल्गी भी कहते हैं, और कवक, इस सब में फूल नहीं होता है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर हैं। तो ध्यान रखना है कि 47,000 जातियों के पौधे, 15,000 जातियों के फूल, 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या है प्राकृतिक वनस्पति किसको बोलते हैं, जो बिना किसी मानव के बिना सहायता के ही उपजती है, मानव हस्तक्षेप न के बराबर या नहीं है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। पर यह ध्यान रखना, इसी कारण कृषिगत फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि इसको मानव उपजाता है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, जो यहीं का है उसको देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए उन्हें विदेशज कहते हैं। यहाँ तो हम लोग लगाने लगे, उसकी खेती भी करने लगे, बाकी चीज़ भी होने लगा, पर अगर वो बाहर से आए तो वो विदेशज कहलाते हैं। वनस्पति जगत ये कहाँ आता है, जो हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ काम आएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप BPSC की परीक्षा लिख रहे हैं वहाँ, SI की परीक्षा लिख रहे हैं वहाँ, और जनरल कंपटीशन की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ लगेगा। ठीक,
जनरल का मतलब होता है बीपीएससी यूपीएससी आप छोड़ दें, और जो स्पेशल परीक्षाएं हैं उसको छोड़ दें, तो सामान्य परीक्षाओं के सभी अंदर आते हैं। तो विशेष क्षेत्र में किसी समय पौधे की वनस्पति शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। अच्छा, वनस्पति किसको कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में ना खास समय में उस समय कौन से पेड़ पौधे उग रहे हैं उस क्षेत्र का वनस्पति कहलाएगा। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। प्राणी जगत में जानवर आएंगे और वनस्पति जगत में पेड़ पौधे आएंगे, किसी खास क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के। वनस्पति तथा वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। कौन कौन कारण से इसमें विविधता पाई जाती है? तो धरातल, पहला है धरातल। धरातल मतलब धरती का तल, जो ऊपर का हिस्सा ये धरती, इस धरातल। ये भूभाग, धरातल का पहला हिस्सा क्या है? भूभाग, जमीन वाला हिस्सा, जो जमीन 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 है खाली, वो जो भूमि का, वह भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या? पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। अब यह ध्यान करिए कि पर्वत पर, पहाड़ पर, मैदान में, शीतोष्ण कटिबंध में, सब में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उर्वर तथा असमतल भूमि पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। तो इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि भूभाग पर जो जो चीज़ है ना, जो तो जैसा पहाड़ पर अलग प्रकृति की वनस्पति पाई जाएगी, ज़मीन पर समतल मैदानों में अलग, उबड़ खाबड़ ज़मीनों में अलग, तो यही समझाने का प्रयास किया गया धरातल में। अब है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा, किस किस कारणों से ये प्रभावित होते हैं? वनस्पति और प्राणी जगत। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढालों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये सब ध्यान रखना। ढाल वाला पर्वत में क्या है? शंकुधारी वन है, कहीं पर्णपाती वन है। बलुई मिट्टी में क्या है? बलुई मरुस्थल में क्या है? झाड़ियाँ हैं। अब है दूसरा जलवायु। धरातल के बाद जलवायु। जलवायु में क्या है? तापमान, वर्षा, ये सब जो है जलवायु का हिस्सा है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। 915 मीटर से ऊपर जब हम लोग जाते हैं, और उन्हें उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। इसको ध्यान में रखेंगे। उष्ण माने उष्ण कटिबंध वाला वो पेड़ पौधे होते हैं ना, जिसमें पत्ता और पानी, बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं जो उस तरह के बनाते हैं, पत्ता ज़्यादा होगा, टहनी ज़्यादा होगा, ये सब। और शीतोष्ण, जैसे जैसे क्या है ऊपर जाएंगे तो वो उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन, अल्पाइन बोलते हैं बर्फ़ वाला जो इलाका है ना पहाड़ का, वो वनस्पतियों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आगे, अब एक चार्ट दिया गया है, इसमें ये कुछ तापमान, वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं हैं। अभी बताया गया है वनस्पति खंड उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। इसमें किसको क्या कहेंगे, है ना? ये औसत, ये उष्ण वाला वनस्पति कहाँ होता है, उसका तापमान के बारे में कहा गया है, और बाकी इसकी टिप्पणी की गई है। तो उष्ण वाले में क्या है ना, उष्ण वनस्पति जहाँ 24 डिग्री से अधिक रहता है तापमान, और जनवरी में औसत तापमान 18 से अधिक, तो ये कोई क्या कहलाता है? उष्ण वाला वन, जिसमें कोई पाला रहित वन, ठंडी का कोई दिन नहीं है। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण में क्या है? उपोष्ण वनस्पति खंड, ये क्या है? जहाँ 17 से 24 से तक तो उष्ण है। अब 17 से 24 के बीच वाले को क्या कहेंगे? उपोष्ण। 17 से 24, ये ध्यान रखिएगा, 17 से 24 वाले को
उपोष्ण, और गर्मी में ठंडा में थोड़ा कम कर लीजिए, 10 से 18 कर लीजिए, पाला कभी कभी पड़ेगा इसमें। शीतोष्ण किसको कहते हैं? शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत भी और उष्ण भी, मतलब 62.5 डिग्री के आसपास वाला, 7 डिग्री से लेके 17 डिग्री तक को, जैसे 17 से 24 तो उपोष्ण हो गया, तो शीतोष्ण होगा 7 से 17 डिग्री का। और माइनस टेम्परेचर में भी गर्मी में शीतोष्ण माने माइनस टेम्परेचर वाला, कभी पाला कभी बर्फ़। और अल्पाइन तो 7 से कम, एकदम बर्फबारी वाला, -1 से कम, तो वो क्या कहलाएंगे? टिप्पणी, कि कभी पाला कभी तो बर्फ़ पड़े वाला। केंद्रीय पर्यावरण एटलस, केंद्रीय पर्यावरण और दिल्ली, जहाँ से ये आंकड़ा दिया गया। तो ये मोटा मोटी आप ध्यान में रखेंगे कि 24 डिग्री से अधिक सेल्सियस वाला उष्ण, 17 से 24 उपोष्ण, 7 से 17 शीतोष्ण, अल्पाइन 7 से कम। चलिए, सूर्य का प्रकाश वनस्पति पर जो प्रभाव डालता है उसमें से एक, किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए, हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी उसके मुकाबले इधर ज़्यादा है। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सितंबर तक पीछे हटते हुए, भारत में लगभग सभी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अभी हम आपको पीछे चैप्टर में समझाए हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून में होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है, ये पता करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों के जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसा कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना कार्य, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों और पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों की कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत का कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल ही निम्न कोटि की हो गई। परियोजना कार्य, दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस राष्ट्र में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किसके? ये एक नीचे कोई दंड आरेख दिया है क्या? हाँ, तो इसको देख के पढ़ना है। तो अभी तो ये छोड़ देंगे हम लोग का, ये 2013-14 का रिपोर्ट है, आज से 12 साल पहले का रिपोर्ट है, तो शायद ये काम नहीं आएगा। अब नई रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी देखते हैं, समय मिला तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट ना, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट और भारत का फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा देंगे, जो सबसे अपडेटेड होगा।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 21.05% है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों की कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। टोटल वन, इसमें प्राकृतिक वन नहीं कह रहा है, टोटल वन ही कुल मिला के 21.05 है। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। सबसे है उष्णकटिबंधीय। ये किस तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां? तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदा पत्ता हरा रहने वाला। मतलब क्या होता है ना, सदाबहार उसको बोलते हैं कि वर्ष में कभी भी पूरी तरह से पत्ते इसके नहीं झड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन माने जब पानी की कमी होगी तो साल में एक बार पत्ता गिराएगा। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। पर्वतीय वन जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन ये जो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये वाला, ये सब। अब आगे पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हुए जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा वहां सदाबहार वन है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, 60 मीटर। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एवोनी जिसको कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। तो याद रखना है, सिंकोना ये सब जो वृक्ष है वो किस तरह का है? महोगनी, ये सब के सब हैं सदाबहार या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये आपको याद ही रखना है, ये जो बता रहे हैं ना, ये पेड़ के नाम ही याद रखना कि आबनूस है जिसको एवोनी कहते हैं, महोगनी हो, रोजवुड हो, रबड़ हो या सिंकोना है, ये सभी के सभी उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, वो याद रखना है। इन वनों में समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन हैं। जहाँ जहाँ वर्षावन होंगे उष्णकटिबंधीय, वहाँ हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन पाए जाएंगे। तो याद रखना कि घने जंगलों में हाथी पाए जाते हैं, बंदर पाए जाते हैं, लैमूर और हिरन पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ये कुछ हिस्सा है। किताब में आप देखिएगा, यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, उसका ऊंचाई के बारे में सब दिया है। ये भारत में कौन सा वन कहाँ कहाँ है? तो सबसे ये देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मानसून वन जिसको भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यही वाला है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो कम क्षेत्र में है, केरला पश्चिमी तट और बाकी जो असम का इलाका, आसपास का इलाका है, उधर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके में है। तो इसका एक नक्शा दिया गया है, मैप में बताया गया है, तो इसको देखेंगे। और ये उष्णकटिबंधीय कटीले, ये जो राजस्थान गुजरात का कोई जो इलाका है वो। और एक दिया है पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन जो है ये पहाड़ों वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी पाए जाते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन है जो असम के ऊपर पहाड़ों वाला जो हिमालय की श्रृंखला है ना, मोटा मोटी, उस पर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और मैंग्रोव तो ये सब है, ये बंगाल की खाड़ियों में जहाँ पानियों में पाया जाता है, तो वो मैंग्रोव है। और पर्वतीय हिमालय श्रेणी के जो भी पर्वत होंगे लगभग उन्हीं पर है सभी ये। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़,
रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। चमगादड़ वमगादड़ भी इसी में पाए जाते हैं, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक तो वर्षा वन था, सदाहरा रहता था, अब ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें पर्णपाती वन जो है सबसे बड़े मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उस क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस प्रकार वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। जब ग्रीष्म ऋतु गर्मी का एकदम सूखा वाला दिन आता है तो ये पत्ती अपना गिरा देता है ताकि वाष्पोत्सर्जन पानी को नहीं हो इनसे। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों में आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इसमें से आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद, हिमालय गिरिपाद माने हिमालय के ठीक नीचे का जो इलाका है ना, पहाड़ के पद माने नीचे का जो इलाका है, तराई का जो इलाका है, वो सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण अपने यहाँ है ना बिहार में, तो वहाँ गिरिपाद प्रदेशों झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्वी भागों में पाया जाता है ऐसे वन, उत्तर पूर्वी भागों राज्यों में पाया जाता है। हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में, जैसे बिहार में भी है, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। देखिए, जो पश्चिम घाट का जो पश्चिमी ढलान है उस पर तो वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जबकि पूर्व की तरफ का जो ढलान है उस पर क्या बाल पाए जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागवान का जो है ना, सागवान हम लोग कहते हैं, ये मानसून का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ये भी खूब अच्छे से याद रखेंगे। साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, बांस, सहतूत सब। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 मीटर से 100 मीटर के बीच होती है, वहां शुष्क वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर किसी कार्य प्रयोग हेतु साफ कर दिया गया है। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग वन वाला कृषि कार्य के प्रयोग के लिए साफ कर दिया गया है और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का कुछ फोटो है। अब यहाँ देखते हैं। अब पर्णपाती वन में क्या पाए जाते हैं? मानसून वन में इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरन और हाथी है। तो देखिए, हाथी जब भी है ना मानसून वन में भी पाया जाता है और वर्षा वन में भी पाया जाता है। सदाबहार और मानसून वन, पतझड़ वन में भी पाए जाते हैं। और हिरन भी पाए जाते हैं। हिरन और हाथी घने वन में भी और थोड़े कम घने वन में भी पाए जाते हैं। फिर सिंह, शेर, सूअर भी है। विविध प्रकार की पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। अब है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 मीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ 70 मीटर से भी कम है तो प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिम में क्या क्या है? कटीले वन। गुजरात में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, अकासिया क्या है? ये कटीले वाले हैं, ध्यान रखना है। अकासिया कटीले वन तथा झाड़ियों के अंदर आता है। अकासिया का जो कैटेगरी है ये कटीले वन और झाड़ियों के अंदर आएगा। खजूर है, यूफोरबिया है, कैक्टाई यहाँ का मुख्य पादप प्रजातियाँ कैक्टस इसको बोलते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं।
इनकी जड़ें लंबी होती है तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। ये कटीले वन का कुछ है उदाहरण फोटो में। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हिरन वगैरह नहीं होता है, हिरन और हाथी यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या पाए जाएंगे? यही रगदा रगदी रेप्टाइल, चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर। अच्छा, शेर इधर भी पाया जाता है। शेर बहुत घने जंगलों में नहीं है लेकिन खुले खुले क्षेत्र में है। शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन अब पढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश से टुंड्रा प्रदेश की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। पर्वतीय वन का ये फोटो है, देख लीजिए। 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, 2000 मीटर तक, 1 से 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर कौन से वन? शीतोष्ण नहीं, उपोष्ण, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। अब है उष्ण कटिबंधीय के बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब गर्म भी और ठंडा भी। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। 1.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन हो जाता है। 1.5 से 3 किलोमीटर जाएंगे तो वृक्ष फिर से शंकुधारी हो जाएंगे, जैसे चीड़ जिसको पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर्न, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों वाले हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600, देखिए अधिक ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर्न, जूनिपर, ये देखिए सिल्वर फर्न उधर भी हो रहा था और इधर भी है। जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों का मुख्य वृक्ष है। पाइन और बर्च जो है एकदम बर्फीला इलाका का है, अल्पाइन जिसको बोलते हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं। अनंत झाड़ियों के रूप में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इसका उपयोग गुज्जर बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां पशुचारण के लिए किया जाता है। घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। गुज्जर बकरवाल ये सब जो घुमक्कड़ जातियां उनके लिए। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामिर्ग जो एकदम अल्पाइन वाला जो इलाका है उसमें इन, और बाकी जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे शीतोष्ण वाला जो वन है उसके बारे में। शीतोष्ण में क्या क्या है? कश्मीरी महामिर्ग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बरसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियां आदि पाई जाती है। अब है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। जहाँ ज्वार भाटा आएंगे वहाँ मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ी पानियों में डूबे रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर
वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व अंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं, याद रखना है। डेल्टा वाले भाग में और भी क्या पाया जाता है मैंग्रोव इलाके में? नारियल, ताड़, केवड़ा व अंगार। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं अन्य प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। कहाँ? मैंग्रोव वाले में। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए तो क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जब विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति भी धनी है। वनस्पति के भांति भी भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ अभी हम लोग वनस्पति जंगल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कुल विश्व का 13%, यहाँ मछलियों का 2546 प्रजाति, जो विश्व में लगभग 12% है। भारत विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये सब डेटा भी याद रखेंगे कि भारत में विश्व का लगभग 12% प्रजाति है, ठीक, और 5 से 8% उभयचर है, जो पानी जल थल दोनों में रहते हैं। और यहाँ इस कुछ दिया गया है औषधीय पादप के बारे में, इसको भी थोड़ा ध्यान कर लेंगे। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा सिर्फ भारत में मिलता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के भी गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। जामुन का। अर्जुन, ताजे पत्ते से निकला हुआ रस कान के इलाज की सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल, जिसको बबूर कई जगह कहते हैं, इसके पत्ते आँख में फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति में वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर, दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। कचनार, इस पौधे की जड़ और काली कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। और अपने क्षेत्र का पता करिए कि क्या क्या है आपके क्षेत्र में औषधीय पादप। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादप तो विनिष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। अब यहाँ देखिए, क्रिया का आप चीज़ देखकर बता सकते हैं कि किस प्रकार का वन है। आप कितने प्रकार के वन की पहचान कर सकते हैं। क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति में आप किस असमानता या समानता पाते हैं। चलिए, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं कि 12% है, 2000 से अधिक वो है अपनी पक्षियों की प्रजातियां हैं, सरीसृप हैं, उभयचर 5 से 6% हैं। ये सारी बातों को याद रखेंगे। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे और अन्य जानवर जो कभी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते थे, कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। थार के मरुस्थल में कौन रह रहे हैं? जंगली गधे और ऊंट। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मिर्ग जिसको गैजल कहते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। इसको भी खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये देखिए, शेर तथा बाघ दोनों, अकेला देश। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है, ध्यान रखिएगा।
गुजरात के गिर जंगल में भारतीय शेर पाए जाते हैं, प्राकृतिक स्थल है उनका। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं बाघ, जबकि शेर गिर वन में पाए जाते हैं। झारखंड में पाया जा रहा, पश्चिम बंगाल है और हिमालय क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। तो आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अगर इसको और समझना है तो देखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसका बांग्लादेश भी सदस्य बना है अभी, और कोई और देश भी बना है। तो बिल्ली प्रजाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बरसिंघा, भारल, नीली भेड़, भारल क्या है, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग। क्या आप जानते हैं स्याही शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं? कियांग। तिब्बती जंगली गधे को कियांग बोलते हैं, कियांग, ठीक। जंगली गधा तिब्बती भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। देखिए, बाघ और शेर सिर्फ भारत में मिलता है। शेर भी सिर्फ गिर जंगलों में, गुजरात वाला में मिलता है। इसके अलावा मगरमच्छ की प्रजाति वाला घड़ियाल, मगरमच्छ की प्रजाति का है एक घड़ियाल होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इसके अलावा सर्पगंधा भी सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इतना यही हम लोग जाने अभी तक। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति है जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलों, जैव विविधता, पर्यावरण से चुनी है। हमने अपनी फसलें जैव विविधता, पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पौधों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। दूध देने वाली पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस, एवं अंडे प्राप्त होते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि समाचार पत्र में महत्वपूर्ण, उपरोक्त समाचार पत्रों के अंश में समाचार महत्वपूर्ण प्राप्त होते हैं। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? तो ये महत्वपूर्ण कौन सा है? गवर्नमेंट सेव वल्चर टास्क, क्योंकि हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं तो इसको कहना है गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क। नोट टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, टाइगर्स डाइंग सेंसस कन्फर्म, राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, न कि ये अभी ये देखिए ये सारे। CBI टू प्रोब रणथम्बोर टाइगर डेट्स। इस प्रकार की संकटग्रस्त जातियों को सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं से एकत्रित कीजिए। भारत सरकार और उनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त करिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं। साइबेरियन सारस, इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसला बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या हमारी कीमती धरोहर नहीं है? क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? अब आइए आगे। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। मछली से क्या मिलता है? पौष्टिक आहार।
बहुत से कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, फसलों और फलों के वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुकी है। प्राकृतिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं स्थापित किए गए हैं। इसमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चयों में होती है। 18 बनाए हैं जिसमें 10 यूनिवर्सल स्तर के हैं, ग्लोबल स्तर के हैं। और वो 10 कौन कौन से हैं? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। अब आगे आते हैं 18 जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जो है इसके बारे में दिया गया है। वो कौन कौन से हैं वो 18 ये देख। पहले ये जो 18 है ना ये 14 था और 4 विश्व स्तर के थे। अब तो इस बुक के हिसाब से, इस PDF के हिसाब से 18 में 10 यूनिवर्सल स्तर के हैं। अभी हम उसके बारे में देखेंगे, वो लिस्ट ये दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ पड़ेगा? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। का इलाका जो है नीलगिरी का है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नाकरेक कहाँ है? मेघालय में। ग्रेट निकोबार ये क्या है? तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार। फिर मानस कहाँ है? असम में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। और दिबांग ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू साइखोवा ये कहाँ है? असम में। डिब्रूगढ़ याद रहेगा, असम तो वो भी ध्यान रहेगा, तो असम में। अगस्ता मलाई कहाँ है? तो केरल और तमिलनाडु में अगस्ता मलाई है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। पहले भी जब हम बताए थे पहाड़ों के बारे में पढ़े थे भौतिक स्वरूप तब बताए थे, कंचनजंगा सिक्किम में। और पंचमढ़ी MP में, मध्य प्रदेश। और अचनकमर अमरकंटक कहाँ है? चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कौन कहाँ है इसको ध्यान में? पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मानस असम में। डिब्रू साइखोवा और बाद में चल के और भी जो जुड़े हैं 14 ये हैं। 4 जो बाद में जुड़े हैं ये हैं कच्छ, शेष, अचलम और पन्ना कर्नाटक में होगा। कच्छ गुजरात में होगा। ठंडा रेगिस्तान कश्मीर या लद्दाख वगैरह में। और शेष, अचलम ये पता करके आपको बताना है। और बाकी का हम बता देते हैं। नाकरिक ये सारी जगह को तो बता ही दिए है ना, तो ये सारे याद रखेंगे आप। नाकरिक मेघालय में है, ये याद रखेंगे। अगस्ता मलाई हो तो ये भी याद रखेंगे कि अगस्ता मलाई कहाँ है अपना। अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु में है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा में बनाए गए हैं।
तो ये भी अब आपको ध्यान देना है ना। पहले कहाँ कितना था, नेशनल पार्क पहले था 89 को, जो बढ़ के 103 हो गया है, और 535 वन प्राणी अभय वन है, जो पहले 490 था। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, और सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाए गए यही सब है। हम सभी को अपनी अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो यह चैप्टर भी ख़त्म हो गया, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अंतिम में क्या होता है, एक छोटा सा संदेश जैसा लिखा रहता है एनसीईआरटी की किताबों में। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अतिजीविता का क्या मतलब है, ये समझना आना है आपको कि अतिजीविता का क्या मतलब है। ज़्यादा जीवित रहने से है क्या। चलिए अब आगे। वैकल्पिक प्रश्न, रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है। तो टुंड्रा तो होगा नहीं रबड़, हिमालय वाला नहीं होगा, तो मैंग्रोव वाला भी नहीं होगा, ये होगा रबड़ हमने बताया था उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। सिनकोना रबड़, ये सब जो वृक्ष है ना, महोगनी, ये सारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन के हैं। सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जहाँ 100 सेंटीमीटर, या मैं सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका कह दो, क्योंकि ये जो है ना सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में है, तो 6 सेंटीमीटर कह दीजिए। 70 से 100, ऐसे 200 सेंटीमीटर वाले में भी पाए जाते हैं ये, पर यहाँ ऑप्शन वैसा ही है। सिमलीपाल अभी हमने ऊपर दिया था। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन राज्य में स्थित है, तो अभी ऊपर बताया कि सिमलीपाल उड़ीसा में है। भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों के लिए गए हैं, तो जो अभी हम लोग कह रहे थे कि 4 विश्व स्तर के हैं और अभी के समय में 10 विश्व स्तर के हैं, तो उदाहरण से अभी बताना है कि वो विश्व स्तर वाला जो कौन कौन सा है। तो विश्व स्तर में जब ये सवाल अभी के हिसाब से देखते हैं, फिर पीछे के हिसाब से देखते हैं। पीछे के हिसाब से क्या है, वो जो 4 थे, 4 कौन कौन थे। सबसे पहला था सुंदरवन, उसके बाद इसमें सुंदरवन नहीं है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, इसमें नंदा देवी है, तो ये नंदा देवी था। उसके बाद क्या था, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, ये भी थे। भारत में कौन से, ये मन्नार की खाड़ी ये भी है। और उसके बाद नीलगिरी जो है वो भी है, और नीलगिरी के बाद नीलगिरी भी है। इसमें अभी सुंदरवन ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या था, भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं, तो ये 3 हैं। जो नहीं लिए गए हैं वो हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए था, मानस उस समय के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होगा। अब 10 हैं, और 10 कौन कौन सा है जो हमने आपको अभी पीछे बताया। देखते हैं इसमें क्या है, इसमें मानस शामिल हुआ है कि नहीं। वो 10 में से हैं, मानस भी शामिल हो गया, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अशनकमर, ये सब के सभी शामिल हैं, है ना। तो अभी के हिसाब से सब हो जाएंगे। नाकरेक, सिमलीपाल, मानस, अचनकमर, सब। अभी ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ उत्तर वगैरह लिखने का है। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।